नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, रविवार की देर रात 127 एसडीएम के तबादले कर दिए गए थे और 127 जो एसडीएम थे, उनके जो तबादलों की जो सूची आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि उनमें से ज्यादातर जो एसडीएम थे उनकी जो तैनाती का जो समय था वो करीब 3 साल से अधिक हो चुका था। इसलिए उन एसडीएम के जो तबादले थे वो कर दिए गए। 127 ऐसे अधिकारी थे जिनके तबादले एक जगह से दूसरी जगह किए गए। आपको बता दें, सीतापुर, सहारनपुर तमाम जगहों के जो एसडीएम थे, जो कई लंबे अरसे से एक जगह पर एक स्थल पर तैनात थे, उनको लेकर के ये तबादला सूची आई और 127 जो नाम थे उसमें शामिल थे एसडीएम के, उनके तबादले किए गए क्योंकि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है और जिलों को नए एसडीएम मिले। बहुत लंबे अरसे से एक जगह पर टिके हुए थे, इसलिए इन तमाम अधिकारियों की जो सूची थी, इनके तबादले इनके उस इलाके से, उस जगह से जहां पर वो लंबे अरसे से तैनात थे, उनको वहां से हटा करके दूसरी जगह पोस्टिंग दी गई। उसमें से कई ऐसे अधिकारी थे जिनको लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिया गया, तो कहीं दूसरे जिलों का भी उन्हें एसडीएम का प्रभार मिला। एक और खबर आपको बताते हैं, इटावा से है। इटावा में कथावाचक के साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है और वो दुर्व्यवहार ने राजनीतिक एक ऐसी बयानबाजी एक यूं कहें कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। दो कथावाचक इटावा पहुंचते हैं, वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे उनकी जाति पूछी जाती है और जाति पूछने के बाद जब वो कथावाचक बताते हैं कि वो फला जाति से हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका आरोप ब्राह्मणों पर लगता है कि ब्राह्मणों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब उनसे उन्होंने अपनी जाति बताई तो उन्होंने उनका ना सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनके सिर में जो चोटी थी वो काटी और सिर मुड़वा लिया। जिसके बाद राजनीति तेज हो गई और इसको लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल एक डेडलाइन दी थी, 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिनों के भीतर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती जो पीडीए में शामिल एक जाति को पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं 3 दिनों के बाद एक आंदोलन की तैयारी होगी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब ये राजनीति इस पर शुरू हुई है तो उसमें सबसे बड़ा जो मार खाने वाली बात है वो निकल करके आ रही है। तमाम तरीके के तर्क आ रहे हैं, कोई यादव समाज से जुड़ करके उनको बात कर रहा है, कोई ब्राह्मणों से जुड़ी हुई बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग एक सवाल खड़े कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आतंकवादियों का मजहब नहीं होता तो अपराधियों की जाति कैसे हो सकती है। तमाम ऐसे तर्क हैं जो दिए जा रहे हैं। क्या कुछ लोगों द्वारा किया गया ये कृत्य, क्या पूरे ब्राह्मण समाज को इसके लिए दोषी ठहराना उचित होगा, या फिर तमाम जो इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अब तर्क और कुतर्क करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में जो समाज में विद्वेष फैलाने की जो एक चाल होती है और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो इसे बता रहे हैं कि भाजपा के कुछ लोग हैं उनके द्वारा कृत्य किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो कुछ और बातें कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर के राजनीति बहुत तेज है और राजनीतिक सरगर्मियां हैं। और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो साफ तौर पर कह चुके थे कि अगर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा सड़कों पर, क्योंकि पीडीए के खिलाफ ये अत्याचार है। लेकिन इस तरीके की जो घटना या दुर्व्यवहार जिसने भी किया है वो बहुत गलत है। इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। अगर ये इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को या फिर दूसरे किसी भी समाज के लोगों को, क्योंकि अपराधियों की और आतंकवादियों का ना धर्म होता है ना अपराधियों की कोई जाति होती है, इस बात को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये कहना गलत होगा और इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष फैलने की चीजें होंगी और सामाजिक जो समरसता है उसमें कहीं ना कहीं चोट होगी। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। जो सबसे पहले हमारे साथी इंद्रवीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में कहीं ना कहीं खबर यह है कि जिम्मेदारों ने जो है अपनी अपने कर्तव्यों से पीछे हटे हैं। और जिस तरीके से ये पीछे हटे हैं, इनकी एक सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि पूरा मामला थाना दलमऊ क्षेत्र का है। और अगर बात करें तो रेलवे से जुड़ी हुई बड़ी लापरवाही सामने आई। जिम्मेदारों ने लापरवाही से युवक जिम्मेदारों की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। और हमारे पास तस्वीर भी है, लेकिन वो तस्वीर हम दिखा नहीं सकते हैं। और एक ऐसी तस्वीर है कि प्लेटफॉर्म पे युवक जो है प्लेटफॉर्म पे था और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में युवक फंस गया और आधे घंटे तक वो युवक फंसा रहा।
और वहां पे ना ही जीआरपी ना आरपीएफ किसी तरीके की कोई भी जो आला अधिकारी रेलवे के होते हैं, ये डलमऊ स्टेशन के एक शटल ट्रेन है रघुराज प्रताप, वहां पे जो है रहती है, और ये राजस्थान से कमा के आ रहा था लड़का और प्राइवेट नौकरी कर रहा था, और डलमऊ क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले का रहने वाला है, कस्बे का आदर्श नगर मोहल्ले का। और जहां पर जो है बड़ी लापरवाही हुई और आधे घंटे तक तड़पता रहा और वहां पे कोई नहीं पहुंचा। फिलहाल जब आम पब्लिक इकट्ठा हुई तो आम पब्लिक ने इसको वहां से निकाला, लेकिन खैर तब तक काफी देर हो चुकी थी और तड़प तड़प कर युवक ने जब तक वो सीएससी पहुंचता है या अस्पताल पहुंचता है तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये बड़ी घटना है और इस घटना से कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेलवे मंत्री और भी जो विभाग है या उस पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिम्मेदारी अपनी निभाते नजर नहीं है, और ये नेशनल लेवल की खबर चल रही है हर मीडिया सोशल मीडिया पे या हर मीडिया चैनल में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है डलमऊ स्टेशन पे जो आरपीएफ जीआरपीएफ या वहां के स्टेशन अधीक्षक, ये बड़ी लापरवाही है। शायद अगर समय पे उसको हर एक चीज मुहैया कराई जाती है, अस्पताल से उसको मदद मिली होती, तो वो युवक आज हमारे और आपके बीच में होता। ये बहुत बड़ी खबर है जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है, और साफ साफ तस्वीर हम तस्वीर दिखा नहीं सकते क्योंकि उस तरीके से तस्वीर हम अपने यहाँ अभी लाइव में नहीं दिखा सकते। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है जी। बिल्कुल इंद्रवीर, अगर इस तरीके से एक युवक तड़प रहा है और आधे घंटे से ज्यादा का समय आप बता रहे हैं, आधे घंटे 40 मिनट लग जाते हैं और वहां पर रेलवे का कोई भी कर्मचारी या कहे जीआरपी का भी कोई कर्मचारी नहीं पहुंच पाता है और तड़पने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपने इस पूरे मसले को लेकर के स्टेशन अधीक्षक या किसी भी बड़े अधिकारी से इस पूरे मामले पर बातचीत की? क्या उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरकार कहाँ चूक हो गई? कौन से कर्मचारी थे जो तैनात नहीं थे, या फिर वहां पर इस तरह की घटना घट जाती है, आधे घंटे 40 मिनट का वक्त बीत जाता है, युवक तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है, लेकिन आपकी संवेदना कहाँ चली जाती है, आपके कर्मचारी कहाँ चले जाते हैं जो उस युवक की जान नहीं बचा पाते? देखिए, आप सही कह रहे हैं। आईबीसी 24 के बाद जब खबर लगी तो खबर पहले तो बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो सीओजी नंबर होता है 9794 करके एक सीरीज होती है रेलवे की, वहां से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे मैं लाइव इस समय अपनी कार से ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ और मैं चूंकि बड़ी खबर है तो मौके पे जा रहा हूँ, और मौके पर जाकर के जिस तरीके से इस पूरी घटना का जो भी निकल के आएगा सामने, उनके जो अधिकारी होंगे, जो और भी वहां पे लोग होंगे, उनसे इस पे बात होगी और बात करने के बाद उस पर डिस्कस निकलेगा कि एग्जैक्टली मामला क्या था। चूंकि ये नेशनल लेवल का मामला है, आप एक ऐसे विभाग से है जो शायद मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ ऐसे विभाग है जो केंद्र सरकार के आज जीडीपी जो आज भारत चौथे नंबर पे पहुंचा हुआ है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में विश्व में, तो कहीं ना कहीं वो रेलवे की उसमें बड़ी भूमिका रहती है। और जीडीपी को बढ़ाने में केंद्र सरकार की रेलवे एक ऐसा विभाग है जहां पे एक अहम से अहम भूमिका होती है। तो इस पे जो है आईबीसी 24 वहां पहुंच रहा है, और जैसा भी होगा आई विल अपडेट टू इनपुट देन रिलीज ऑफ द खबर। तो ये कहीं ना कहीं आपको रहेगा कि आने वाले समय में हम उसको क्या है पूरा कारण और किस वजह से एक जो हमारा युवा है, जो देश का युवा है, जो एक अपने माँ बाप का सहारा है, वो अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो किस लापरवाही से उसने दम तोड़ा है, इसके तह तक जाएगा आईबीसी 24 और उसको जो है दुनिया के सामने रखने की भी काम करेंगे हम जी। बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं और भी जगहों से जहां पर रेलवे के जो कर्मचारी उनकी एक्टिवनेस की वजह से जब इस तरीके की कोई घटना घटती है तो कुछ लोगों की जान बच जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से पहले ही वहां के जो कर्मचारी होते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं, या गिर भी जाते तो हाथ पकड़ के उसे बचाने का प्रयास करते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें, लेकिन अगर एक दुखद घटना एक रेलवे स्टेशन पे घटी है, वहां पर कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है किसकी जिम्मेदारी थी, और जिसकी जिम्मेदारी थी वो तय करके उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ माँ बाप का सहारा था बल्कि एक देश का होनहार युवा आज हमारे बीच में नहीं है, तो कम से कम ये खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग जिम्मेदार थे और जिनकी वजह से वहां पर इस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। राम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए इटावा से। राम कुमार जी, इटावा से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस खबर में क्या सच्चाई है, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क है। इसलिए हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइएगा शुरुआत से कि असल में मामला कहाँ का है और किस गांव का है, और वहां पर किस तरीके की घटना ये घटी है उन लोगों के साथ।
राम कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जावा बताइए राम। जनपद के कहीं न कहीं देखा था ना, बकेवा क्षेत्र का आई है, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से लोगों में एक हड़कंप, दहशत का माहौल बना हुआ है। देखा ये जा रहा है कि यादव समाज के जो कथावाचक थे, तो कहीं न कहीं 1 दिन पहले ही वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से जो कलश यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद में कथा भागवत भी शुभारंभ हो चुकी थी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कहीं न कहीं देखा जाए, लोगों का कहना है कि ब्राह्मण समाज को जो है, यादव समाज का जो है कथा न बाँटना एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ में जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, क्योंकि उनकी जो है नाक रगड़वाई गई है और चोटी काटी गई है। तो देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से वो उनके साथ व्यवहार किया गया है, तो एक निंदनीय देखा जा रहा है, जिसके लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्हें जो है लगातार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये जैसे ही वीडियो वायरल हुआ था, पूरी तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक कुनबा जो लगातार इसको जो है एक हवाला देते हुए पूरी तरीके से यहाँ का जो हड़कंप है जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी जो है इसको लेकर जो एक मामले को संज्ञान लिया गया और ट्वीट भी उन्होंने किया है कि जिस तरीके से देखा जाए, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं न कहीं देखा जाए, यादव समाज पूरी तरीके से एकत्रित होकर कहीं न कहीं एक धरने पर बैठेंगे और बड़ी कार्रवाई को लेकर जो है तैयारी है। अब देखना ये होगा, जिस तरीके से अगर बात की जाए दानापुर गाँव की अगर बात की जाए, तो उनका कहना है कि यादव समाज का जो है हमारे गाँव में जो है गद्दी पर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि इससे पहले भी एक ब्राह्मण समाज के जो उनके जो है गुरु थे, वो कई 3-4 बार जो है भागवत भी करा चुके थे। लेकिन अब ये मामला नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से जो है या ब्राह्मण समाज ने जो है उनको साथ में मारपीट की है और चोटी काटी गई। जिस तरीके से जो व्यवहार किया गया है, तो एक निंदनीय व्यवहार है। उनका कहना है कि अगर मैं जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का नहीं था, तो हमको जो है बुलाया नहीं जाता। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है, तो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि चोटी काटने के बावजूद भी उनकी नाक रगड़वाई गई है और देखा ये जा रहा है कि जो महिला परिचित थी उसमें भागवत के अंदर, तो उसका जो है उसका मूत्र जो है उसको भी उसके ऊपर छिड़काया गया है और देखा ये जा रहा है कि ये बहुत बड़ी एक घटना की अगर बात की जाए, तो लगातार जिस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, वो काफ़ी निंदनीय देखा जा रहा है। राम कुमार, सबसे पहले तो हमारी जनता ही जानना चाहेगी, आईबीसी के दर्शक ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, एक तो एक पक्ष भी है, क्या दूसरे पक्ष के लोगों से भी क्या आपकी बातचीत हुई है? जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो भी लोग थे जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई सफाई है इस पूरे मामले पर? जी, देखिए कहीं न कहीं देखा जाए, उनका कहना है कि जब ये कथावाचक को जो है भागवत के लिए जब वहाँ पर उनके पास गए थे, तो उनका कहना है कि इन्होंने जो है एक ब्राह्मण समाज का ही मतलब कथावाचक बताया था और अग्निहोत्री नाम के इनका आधार कार्ड पे लिखा था, तो इसकी वजह से हम इनको जो है कथावाचक को अपने यहाँ पर लेके आए थे। लेकिन सच्चाई 2 दिन बाद समझ में आई और उनके जब यादव समाज का निकलने के बाद में आया, तब उसके बाद में हड़कंप मच गया, क्योंकि इन्होंने तो बताया था कि ब्राह्मण समाज का मैं हूँ और अग्निहोत्री इनका आधार कार्ड देखा गया, तो इनको अग्निहोत्री भी लिखा है। तो देखा ये जा रहा है कि जब इस तरीके की घटनाएं अगर आएंगी, तो कहीं न कहीं उस वजह से वो ब्राह्मण समाज बौखलाया, क्योंकि झूठ बोलकर जो है नहीं, कथावाचक जो राम है कुमार, जब भागवत में कथा कुमार आपसे ये जानना प्रारंभ कराने चाहेंगे, आए थे। बिल्कुल राम कुमार ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के तमाम जो ब्राह्मण समाज से या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार वो आईडी कार्ड जिसमें अग्निहोत्री लिखा हुआ है, इस तरीके के आधार कार्ड को बार मतलब वायरल हो रहे हैं और तमाम पूरे पृष्ठभूमि को तैयार करके ये बताया जा रहा है कि ये घटना घटित थी। क्या आपको जो जानकारी हासिल हुई है, क्या आपके पास वो तस्वीरें थी या आपने पता करने की कोशिश की कि सच में जो उनके पास आधार कार्ड जिसमें अग्निहोत्री लिखा था, क्या सच में ऐसा था? क्या उन्होंने नाम बदल करके ही वो पूजा पाठ करने जा रहे थे? इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें ये सच्चाई निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, तो उनका रियल का जो आधार कार्ड था, उसमें अग्निहोत्री लिखा हुआ था। लेकिन अगर सबसे बड़ी अगर बात की जाए, तो इनके साथ में जो इनके गुरु रहते थे, ब्राह्मण समाज के थे, उनको तो पता ही था कि क्योंकि ये यादव समाज के हैं, क्योंकि इससे पहले भी 4 भागवतें जो है वो करा चुके थे। लेकिन अब बात ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये राजनीतिक तौर देखा जा रहा है, क्योंकि जब उनको पता था, उनके गुरु को पता था कि यादव समाज के जो हैं, तो आखिर फिर भागवत में लेकर क्यों आए? क्योंकि अग्निहोत्री की अगर बात की जाए, तो उनका कहना है कि जितने उनका आधार कार्ड देखा गया, तो उनको पता लगाया गया है कि ये जो है यादव समाज के हैं। क्योंकि अब देखा ये जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के यहाँ भी नेता मौजूद हैं, सभा में इस समय आए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है गुमराह करके जो है एक अपने आप को एक अग्निहोत्री बताया है, नहीं ब्राह्मण राम समाज का कुमार, बताया था, देखिए तो अब बात इसको ये लेकर समझ में नहीं आती है, गुमराह करना अलग विषय है। गुमराह कर रहे थे तो आपको उनसे कथा या जो भी आपको सुनना था वो नहीं सुनते आप।
आपको किसने अधिकार दिया कि किसी को अपमानित करिए, उनके साथ दुर्व्यवहार कीजिए और इस तरीके की हरकत कीजिए? किसने आपको अधिकार दिया है? किसी भी जाति के थे, अगर आपको जब इस बात की पूरी जानकारी हो गई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। अगर आधार कार्ड में गलत नाम लिखवाया तो उसकी भी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। आप कौन से होते किसी को सजा देने के लिए? क्या आप जज बन गए वहां पर? गलत है। लेकिन क्या वहां पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, या कहते हैं कि सामाजिक असामाजिक तत्व हैं वो लोग, या फिर सच में गांव के ही लोग थे और वो लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ऐसा करने के चक्कर में कि ऐसा कर जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे मामले होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है समाज में। अब जिस तरीके से एक तरफ यादव संगठन है वो एकजुट हो रहा है, दूसरे ब्राह्मण संगठन एकजुट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो क्या ऐसे क्या असामाजिक तत्व थे? कौन से वो तत्व थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया? 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया रामकुमार, तो कौन है वो लोग? क्या गांव के ही निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, या फिर बाहर के लोग थे? कौन है वो लोग? देखिए, कहीं न कहीं देखा जाए ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कानून को लेना किसी को अधिकार नहीं है। अगर उनको भागवत को नहीं कराना था तो उनको जो है अपनी इज्जत के सम्मान के साथ उनको वापस भेज देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस तरीके से जो व्यवहार किया वो गलत है। इसकी मतलब ये लगातार प्रशासनिक अधिकारी जाँच में जुटे हुए हैं और जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी अन्य लोगों की जो है लगातार तलाश जारी है और देखा ये जा रहा है कि पूरी तरीके से इसको लेकर मामले को संज्ञान को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को लेकर जुटे हुए और उनकी जांच भी की जा रही है। आखिर किस तरीके से इनको साथ व्यवहार किया गया और आगे की जो कार्रवाई होगी मैं उसकी जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल रोमान, बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा कि रामकुमार बता भी रहे थे, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरीके की स्थितियां अगर पैदा होती है, अगर आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है, तो आपको पुलिस में सूचना देनी चाहिए थी। खुद न्यायालय में आप अगर जाते हैं, वहां पर कुछ चीजें होती है, आपकी पुलिस नहीं सुनती, तब तो इस तरीके की बात न्यायालय में आता। आप कौन है? आप जज हैं और आप किसी को सजा दे भी नहीं सकते, तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैसेज एक समाज में जाना चाहिए, किसी की जाति पूछ करके इस तरीके का कार्य और कृत्य नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व, अपूर्व, आपको जिस तरीके से 3 विधायक पार्टी से जुड़कर रास्ता दिखाया समाजवादी पार्टी ने, अब अभय सिंह ने खुल करके आ गए, खुल करके अपने मन की बात कही है। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही अपूर्व, वो भी जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनकी लाइन है कि आप लोगों को राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना है। एक तरफ वो कहते हैं कि सबको धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के विधायकों को क्या इस तरीके की बात की जा रही है और शायद इस बातों में सच्चाई इसलिए भी लगती है क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई देखिए अखंड, नहीं गया अभी तक अयोध्या राम मंदिर। देखिए अखंड, सबसे पहले मैं सावंत जी से कहना चाहूंगा कि जो सपा के निष्कासित विधायक हैं अभय सिंह, उनकी जो मनोभावना है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उसको दर्शकों को दिखाएं कि क्या किन बातों को उन्होंने दर्शाया है कि किस वजह से वो समाजवादी पार्टी से जो है नाराज हुए, अपनी मनोभावनाओं को लिखे हैं। तो वो सबसे पहले दिखाएं कि क्या क्या बातें रही हैं, क्योंकि उसमें कई सारी बातें बड़ी विशेष हैं जिससे उनको आहत हुआ, जिससे वो समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी को छोड़ना पड़ा और उनकी जो उनकी मनोभावना है समाजवादी पार्टी से वो मैच नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले ये विषय होता है कि जो समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक हैं अभय सिंह, उनकी जो मनोभावना उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। तो उसको पहले दिखाएं कि किस तरह से क्या बातें उन्होंने उस पे लिखी है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शक भी देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से समाजवादी पार्टी की इतने लंबे समय के बाद 3 पार्टी जो विधायक थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, 4 लोग को छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी देखिए बात और भी आपसे जानना भी चाहेंगे। कई सारी बातें हैं। देखिए उन्होंने जो मनोभावना, पहले तो रामायण की रामचरितमानस की प्रतियों को जलाए जाने को लिखा कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है साफ तौर पर जो अभय सिंह ने पोस्ट किया है उसका आप देख सकते हैं और क्या कुछ लिखा है उन्होंने, हमारे दर्शक के साफ तौर पर देख पाते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक चाल चलन पर, और क्या है कि दुखी मन से होकर कि उन्होंने सोचा था कि पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, वो पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा है। अपूर्व बताइए वो क्या कुछ कहे थे, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को दिखाया है अभय सिंह की तरफ से, पर क्या कुछ है वो भी बताइए जरा। देखिए अखंड, जो है अभय सिंह ने साफ तौर पर अपनी विचारधाराओं को प्रेषित किया है कि जिस तरीके से पहले समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर
तथ्य चिन्हों पर चलती थी, रामायण मेला का आयोजन करवाती थी, तो कहीं न कहीं अब वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पर जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव से उन्होंने आग्रह भी किया था कि कारण बताओ नोटिस जारी की जाए, जिन्होंने जो है रामायण की प्रतियों को जलाया है, जो उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ नोटिस जारी की जाए। तो कई सारी बातें रही हैं। उसके बाद जब वो अयोध्या में होकर जो है रामलला का दर्शन नहीं कर पाए, तो उसको लेकर जब उनके विधायकों को पार्टी की तरफ से एक आदेश आता है कि राम मंदिर का जो है दर्शन नहीं करने जाना है, तो कहीं न कहीं कई सारी बातों को लेकर उनको वो आहत हुए और कल उन्हें अपनी मनोभावनाओं को बाकायदा दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि अब पीडीए का जो नारा देते हैं, वो केवल सत्ता को पाने के लिए उन्होंने नारा दिया था, लेकिन सत्ता मिलते ही जो है ये सब उनको अब कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आती। केवल एक चीज़ नज़र आए, धर्म की राजनीति। कई सारी बातें आपको बताऊँ कि अगर पढ़ी जाए तो कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। मैं अखंड लेकिन उन्होंने कई सारी बातें अपने दिल रख दी हैं। हाँ, बिल्कुल अपूर्व, बहुत समय भी लग जाएगा, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि पीटीए के खिलाफ बातें की गई, तमाम ऐसी चीज़ें थी, तमाम जो तस्वीरें हैं, जो प्रकाशित किया गया और साफ तौर पर वो सबके मन में अगर सबकी बातों को अगर मिलाया जाए, तो देखा जाएगा तो साफ तौर पर की बातों से एक बात तो झलक रही है। बोला समाजवादी पार्टी की तरफ से मंदिर था, उसको लेकर के लोगों के मन में तीनों विधायकों के मन में था और जिस तरीके से की प्रतियां जलाने की बात की थी और जब विधायक लेकिन अखंड इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर देना चाहूंगा कि जिस तरीके से गोसाईगंज की जब से ये अभय सिंह को निष्कासन का पत्र मिला है, वैसे कई नेताओं का जो मिलना है जनता से वो तेजी से शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए ये एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं कि उपचुनाव कराया जा सकता है, जिसको लेकर लगातार कई सारे जो डीएक्टिव नेता थे वो एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। अपूर्व जी, बिल्कुल सही बात है। अवसर है किसी के लिए, तो अवसर की तलाश में अब लोग निकलने लगे हैं घर से और अवसर में सोच रहे होंगे, हो सकता है अगर उनको टिकट मिलेगा, शायद इसी अवसर की तलाश में वो निकल चुके हैं अपने जनता से मिलने। फिलहाल चुनाव आएगा, पार्टी करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। बड़ा दिलचस्प पूरा का पूरा ये जो बातें रहेंगी की तरफ तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? हाँ, देखिए कि लगातार जिस तरीके से मैंने बताया था कि कानपुर के जो कमिश्नरेट पुलिस है लगातार जो अपराधियों के खिलाफ में अभियान चला रही है। बड़े से बड़े जो नाम थे जिन्होंने जो है कहीं न कहीं वर्चस्व हासिल कर रखा था और जिन्होंने गलत काम किया था उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। उसी की तरीके एक दीनू उपाध्याय जो गैंग है यहाँ पर जो वकालत के नाम पे कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा करके जो है कहीं न कहीं वकालत उन्होंने की थी। इस पे लगातार जो है पुलिस उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है और जब कार्रवाई की शुरुआत हुई उसके बाद में कई सारे मामले लगभग ऐसे इतने मामले खुल गए कि उनके खिलाफ में कई उनको जेल भेजना पड़ा और इस वक्त जो है वो किसी अन्य जिले की जेल में जो है उनको रखा गया। उसके बाद में जब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जब पुलिस उनके अन्य साथियों के यहाँ पर दबिश देने जाती है तो कहीं न कहीं पुलिस के ही एक दरोगा हैं आदित्य वाजपेयी, वो जाकर के जो है अनूप शुक्ला जिनके खिलाफ में जो है कहीं न कहीं दीनू उपाध्याय के गैंग के सदस्य हैं, उनके खिलाफ जब एक थाने की कई फोर्स जो है जाती है कि दबिश डालना है, तो उसके पहले जो आदित्य वाजपेयी है वो उनके पास में पहुंचते हैं और इशारा करते हैं, वहां से उस व्यक्ति को फरार करवा देते हैं। जिसके बाद में फिलहाल एक सीसीटीवी जो है कहीं न कहीं वो वायरल होता है और उस पे जो पुलिस कमिश्नर हैं अक्षय कुमार, उन्होंने कार्रवाई करते हुए फिलहाल एक दरोगा जो आदित्य वाजपेयी और जो सिपाही है उनको निलंबित कर दिया। उसके बाद में उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई कर दी है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जिस तरीके से कहीं न कहीं अपराधियों के खिलाफ में एक तरफ पुलिस कार्रवाई करने का काम कर रही है, वहीं कहीं न कहीं कुछ ऐसे विभीषण के तौर पे काम कर रहे हैं पुलिस वाले जो अपराधियों को बचाने का भी कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। हाँ, तो अवनीश बिल्कुल सही बात है। लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, चोर पुलिस या कहें अपराधी पुलिस, भाई-भाई तमाम ऐसी चीजें जो एक होते हैं ना कि जुमले बने हुए हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से देखा जा रहा है उस वीडियो में, किस तरीके से अपराधी को भगाने का काम करते हैं इशारे की तरफ से, तो कठोर कार्रवाई बनती है। कहीं न कहीं पहले ही पुलिस की अगर दबिश होती और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उससे पहले ही एक दरोगा जी इस तरीके का कृत्य करते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें जो ये तस्वीरें हैं इस वक्त, वो पूरे भारत में इस वक्त वायरल हैं। सबसे बड़ी बात है पुलिस की इस मिलीभगत का, जो पुलिस के ऊपर जो लांछन लगता है, जो आरोप लगते हैं,
कहीं ना कहीं बदनामी होती है, इसको लेकर के क्या कानपुर पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करेगी? क्योंकि ऐसे अगर जो पुलिस वाले मिले होते हैं, क्योंकि बिकरू कांड जो हुआ था उसमें भी पुलिस की सहभागिता देखी गई थी और बहुत दिनों बाद अभी हाल फिलहाल में एक जमानत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो लोगों का मनोबल टूट जाता है और पुलिस महकमे में भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो क्या इस तरह की कोई कठोर कार्रवाई होगी इन दरोगा जी पे, कि क्या फिर केवल छोटी मोटी कार्रवाई होकर के छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, इनके खिलाफ में देखिए अखंड मुकदमा भी दर्ज किया गया और उनको निलंबित भी कर दिया गया। उसी के साथ-साथ जो है पुलिस कमिश्नरेट जो यहाँ पर है, उन्होंने साफ तौर पर एक टीम का गठन कर दिया और वो जो जितने भी इस जो गैंग है, इस मिले-जुले जितने भी लोग हैं, जो भी उम्मीद है कि ये पुलिस वाला जो है इनके साथ में सम्मिलित हो सकता है, इनके गैंग में, उनके खिलाफ में जो है कहीं न कहीं कार्रवाई की जो है शुरुआत भी हो गई। उसी के साथ-साथ वो टीम लगातार जितने भी कानपुर में इस तरीके के पुलिसकर्मी हैं जो अपराधियों के साथ में जिनका कहीं न कहीं उठना बैठना है या कहीं न कहीं उनके साथ में कोई संपर्क समझ में आता है, तो उनको ढूँढने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की कहीं न कहीं बात की जा रही है। बिल्कुल करनी भी चाहिए अवनीश, क्योंकि ऐसी साठगांठ की वजह से पुलिस महकमा, पूरा का पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। और सबसे बड़ी बात है, लोग जिसके ऊपर उम्मीद है, मतलब जिसके ऊपर विश्वास है, वह जाने से पहले सोचते हैं ऐसा ना हो कि हम कुछ बात कहें, वहीं के लोग मिली भगत उनकी ही अपराधियों के साथ साठगांठ हो, उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ ही कोई एक्शन हो जाए। फिलहाल पुलिस महकमे के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, ऐसे दोषी अपराधियों के खिलाफ, ये अपराधी हैं, अगर अपराधियों को भगाने का काम कर रहे हैं, तो जैसे चोर को शरण देने वाला, अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है, उसी तरीके से अपराधी को भगाने वाला भी अपराधी है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर कानपुर पुलिस को करनी चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से खबरें दो हैं, लेकिन पहली बड़ी खबर यार, होटल को लेकर के कहीं ना कहीं हर वक्त मुस्तैद। अभी कुछ दिन पहले ही एक होटल में देखा गया था कि एक युवक और युवती घुसते हैं और की हत्या करके वहां से बहुत ही आराम से फरार हो जाता है। फिलहाल 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है इनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक और चीज होटल में देखा जाता है, वो है सबसे बड़ी चीज कि मालिक और उनके नौकरों ने आते हैं उन्हीं को पीट देना, सबसे बड़ी बात ये होती है। और ये अक्सर है, प्रतापगढ़ ऐसे कई सारे होटल हैं, नामचीन होटल है, जहां पे अगर कस्टमर जाते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। अभी ये देर रात की बात है, एक कस्टमर जो कि वो पूरा होटल बुक किया हुआ था, उसके क्या इंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, वो लिफ्ट यूज करना चाहता था। लिफ्ट खोलने के दौरान, सोचिए, लिफ्ट खोलने के दौरान उसे जो है गार्ड पहले धक्का देता है, फिर बदतमीजी करता है और उससे विधिवत पूरा का पूरा स्टाफ, तकरीबन 30 से 35 लोगों का स्टाफ था, टूट पड़ता है। सोचिए, मैनेजर फ्रंट पे आता है लेकिन केवल वो भी गाली गलौज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन, जहां ये घटना घटित हुई है, जिस होटल के पास ये घटना घटित हुई, वहां से मात्र 150 मीटर पे थाना कोतवाली नगर है और कोतवाली की पुलिस आने तक की जहमत नहीं उठाती। वो आती तब है जब युवक हंगामा है और जब वो रोड के बीचों बीच पे आके खड़ा जाता है, शहर के बीचों बीच में आधे घंटे चलता है, तब जाकर के 150 मीटर से पुलिस आती है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक युवक की कोई भी ज्ञानेंद्र, कुछ नेटवर्क में कुछ इशू है, आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श, अनम्यूट कर लीजिए। जी अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे कि हम हरदोई से लखनऊ जो मेन रोड है, तो हरदोई सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस तक रोड जाती है। और हरदोई से यहाँ पे, जबकि हरदोई में 3 मंत्री हैं, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल है, शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हैं और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। आज हम उसी रोड पर जा रहे हैं। हम आपको कैमरा मैन से कहेंगे, पूरी रोड हम आपको दिखा रहे हैं। जी देखिए, ये रोड की दयनीय दशा है। यहाँ पर बसें निकल रही हैं और ये रोड जो काफी जर्जर मार्ग पर है। यहाँ पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं।
अब हम देखिए, हम आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। ये गाड़ी आ रही है, जैसे पूरी रोड जो है एकदम डैमेज है। और यहाँ तक बात करें इस रोड की, अब ये रोड जो है अगर करीब 1-1.5 किलोमीटर इतनी ज्यादा खराब है। जो यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पर ऑटो भी पलट जाते हैं। यहाँ महिलाएं हैं तो कई बार गिर चुकी हैं और उसी को लगे, लेकिन सरकार 3 मंत्रियों के होते हुए भी यह सड़क नहीं बनवाई गई है। और यहाँ जाम भी लग रहा है। इधर जो नाला है वो नाला भी बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पर पानी का भराव भी हो जाता है। अगर हम कहना चाहें इस रोड की जब बात करें तो ये रोड, हाँ सर, ये हम उसी रोड से चल रहे हैं जो रोड बिल्कुल बहुत दर्दनाक और दयनीय है। यहाँ पर कई बार मंत्री भी और मंत्रियों का आवाज इसकी कुछ ही दूरी पर रजनी तिवारी शिक्षा राज्य मंत्री का यहाँ पर आवास है। और ये है सबका सबका साथ सबका विकास। बड़े बड़े दावे मंत्री लोग करते हैं कि हम ये सड़कें बनाएंगे, वो सड़कें बनाए, लेकिन कौन सी सड़कें हैं जो हम तो उसी रोड पे चल रहे हैं तो सड़कें टूटी है। और यहाँ पब्लिक भी निकल, देखिए ऑटो, ये ऑटो निकल रहा है, ये उसी गड्ढे से ऊपर गुजर रहा है। कहीं ना कहीं कि अखंड जी यहाँ पर घटनाएं हो जाती है, लेकिन प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर हम इधर देखिए, ये नाला पूरा बना हुआ है, ये नाला पूरा बंद एकदम से। इधर नाले और सब, ये जितनी गंदगी है सब रोड पे पड़ी हुई है। और ये सबसे मेन रोड के आगे से ये बताइए, हाईवे स्टार्ट है। सड़क का निर्माण जो है कब से इस तरीके की टूटी फूटी सड़क पर लोग चल रहे हैं? कितने जो लगातार जो दिक्कतें झेल रहे हैं, जो वहां पर लगातार जो वाहन स्वामी हो या फिर जो राहगीर होंगे जो उस जगह से उस सड़क से गुजरते होंगे, तो आखिरकार कब से इस सड़क का यही हाल बना हुआ है? या फिर जल्दी हालात इस सड़क के इतने बदहाल हुए हैं, या फिर ये जो सड़क है बदहाली की मार कई वर्षों से झेल रही है? असल जी ये कई सालों से सड़क ऐसे पड़ी है। इसके ऊपर जो है पैचिंग कर दी जाती है, उसके बाद फिर वही दशा होती है। हमारे पीछे देखिए, ये ट्रक जो आ रही है कि ऑटो भी निकल रहे हैं। ये देखिए ऑटो निकल रहे हैं और ऑटो को लेकर ये गड्ढे हैं, उसी गड्ढे से निकल रहे हैं। और इधर किसी का मंत्री निकलते हैं और इसी रोड पर गिरा जो ट्रामा सेंटर है और कई हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, और मारुति कार की एजेंसियां भी हैं। और सबसे रोड लखनऊ चुंगी से लेकर लखनऊ रोड के बीच में, ये पूरी इसी पर सभी मंत्री आते हैं। सबसे मेन रोड यही पर है, लेकिन किसी अधिकारी की यहाँ पर नजर नहीं आती है कि मतलब इस रोड को बनवाया जाए या मतलब सही करवाया जाए। जी हाँ। आदर्श नजर जाती या फिर उनके मन में विचार आता, लेकिन ये तब आता जब शायद उनके कुछ अपने हित का कार्य होता है या उनको कुछ दिक्कत आ रही होती। हो सकता हो जाते जरूर होंगे, लेकिन कभी कदार इस रोड से गुजरते होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये रोड की जो तस्वीर है ना, ये बदल चुकी होती। ये जो गड्ढे हैं या कहे सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, ये जो तस्वीर होती पूरी पूरी बदल गई होती। आपको भी शौक नहीं है और आईबीसी को भी शौक नहीं है ऐसी तस्वीरें दिखाने का, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, पहचान होगी, सड़कों पर पानी होगा, सड़कों पर गड्ढे होंगे और गड्ढे में सड़क होगी, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। और आईबीसी लगातार ऐसे सवालों को जरूर उठाएगा। और जो आंख बंद करके अधिकारी चलते हैं सड़कों पर, देखने के लिए मजबूर करेगा कि देखो सड़कें है ना, जो आपकी जो आम राहगीर गुजरता है वो चोटिल भी कई बार होता है, जैसा कि आदर्श बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दूर कीजिए, इस परेशानी को दूर कीजिए, क्योंकि सरकार बहुत सारा फंड देती है इन सड़कों के निर्माण के लिए, उसके रखरखाव के लिए। और जो भी विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, इस तरीके की सड़कों पर लगातार लोगों को मजबूर होकर के चलना पड़ रहा है। वो भी तस्वीरों में देखिए, कोई एक आध गाड़ी नहीं जा रही है कि हम आपसे एक आध गाड़ी दिखा रहे हो, 2-4 लोग चल रहे हो। ये इस रोड पर हजारों की संख्या में पब्लिक निकलती है, लेकिन गड्ढे पर होकर निकलती है। और यहाँ पर देखिए, एक ये जेसीबी निकल गई, यहाँ ट्रक निकल रहे हैं, लेकिन इस गड्ढे को लेकर किसी की भी नजर नहीं जा रही है। और भी हम आगे दिखाना चाहेंगे, हम आगे पहुंच रहे हैं और लाइव कैमरा चल रहा है। आप बनाइए और इस खबर को दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखेंगे कि, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे और बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। हमारे जो तमाम साथी और रहने जुड़े हुए हैं वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस खबर को जरूर दिखाइए। 9 बजे 9 रिपोर्टर में इस खबर को लगाइएगा, क्योंकि बेहद जरूरी है कि हरदोई में जहां पर 3 मुख्यमंत्री का एक तरीके से कह ले गृह जनपद भी मान लीजिए, जिला भी मान लीजिए, ये गाड़ियां निकल रही है। देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे गड्ढे बने, आप क्या कहेंगे इस गड्ढे को लेकर? जी ये भाई साहब, गाड़ी को लेकर ये गाड़ी जा रही है जहाँ पर 180 की स्पीड चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ गड्ढे को धीरे बहुत हल्की स्पीड में गाड़ियां नहीं, एक ट्रैक्टर भी निकल है। सभी इस रोड पर बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं ये बोल रहा हादसा भी होने का डर बना रहता है। जी बिल्कुल डर होगा, बना नहीं रहता। डर की बात अलग है, कम से कम ध्यान देना चाहिए वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बरसात का समय आएगा और अगर इस समय सड़क बनाएंगे तो पानी में ही सड़क चली जाएगी।
कम से कम अधिकारियों से पूछिएगा कि आखिरकार इस सड़क का निर्माण कब होगा, कब यहाँ पर इस परेशानी से जनता को निजात मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम हम जानकारी के लिए। पीछे आप पीछे भी दिखा गए, हम ले लो पीछे देखिए, ये गाड़ियां आ रही है, ये सब गाड़ियां आ रही है और इसी गड्ढे से होकर निकल रही है। और जब बरसात आएगी, इस बरसात में गड्ढे भर। जी जी, ये बिल्कुल आदर्श, इस इन खबर को आप बरसातों में किस तरीके की चीजें हो रही है और 9 बजे 9 रिपोर्टर में इस खबर को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इम्तियाज सलमानी हमारे साथ जुड़े हुए कौशाम्बी से। कर लेना मेरे भाई पहले। के ऊपर 3 फीट मिट्टी डाल किलोमीटर छप्पर इम्तियाज, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपको बता बताइए। दें कौशाम्बी का ये कनैली ब्लॉक है। कौशाम्बी का ये कनैली ब्लॉक मवई गांव का मामला है। यहाँ पे गांव के एक रास्ते को कुछ दबंगों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। गांव के कुछ लोग जिलाधिकारी से शिकायत करने आए हैं। मेरे पीछे जैसा आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि कुछ लोग गांव के खड़े हैं। इनकी समस्या यह है कि इनका मेन रास्ता ब्लॉक हो गया है। इनका कहना है कि ये पिछले 25 साल से इसी रास्ते से गुजरते थे, लेकिन दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने लोकल स्तर पे शिकायत की गई, लेखपाल से की और एसडीएम से की, लेकिन उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को लेकर आज ये जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और अपनी बात रखने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को ये समस्या, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर है और कई लोगों के रास्ते रुके हुए हैं, ग्राम सभा के लोग परेशान हैं, इसलिए दिखाई जाए। और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है गाँव के लोग। क्या समस्या है और रास्ता किसने बंद कर रखा है? अब समस्या ये है, कम से कम ये रोड जो है 3-4 गांव को आती जाती है, जिसमें जो है कम से कम 70-80 साल पुरानी रास्ता है और उसमें इंटरलॉकिंग भी हुई है और कुछ में आरसीसी भी है 2500 साल पहले। शिकायत कर रहे हैं आप, तो अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? अधिकारियों को यहाँ शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, न कोई सक्षम अधिकारी इम्तियाज, कौन वो दबंग केवल जिस तरीके लेखपाल से को भेज आम के लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, क्या नाम कुछ काम और नहीं। कौन से अधिकारी है जो इनकी रास्ता बात नहीं भी सुन रहे? एकदम सवाल ब्लॉक है, पूछिए। पैदल भी नहीं चल सकता। आरसीसी के ऊपर 3 फीट मिट्टी डाल दिया है और मिट्टी डालने के बाद उसमें पिलर खंभा बना दिया पहले, और बाद में उसमें छप्पर डाल दिया बीचों बीच रोड में। मतलब रास्ते पे पूरी तरीके से अतिक्रमण कर पूरा लिया। एक आदमी पैदल नहीं जा सकता है। तो जैसे कि हमारे साथ इम्तियाज, गांव के कौन है लोग वो मौजूद हैं, दबंग इनका जिसने इस कहना है तरीके कि का कृत्य मेन किया रास्ते है? को पूरी। इम्तियाज, आपको सुनाई पड़ रहा है? इम्तियाज, ये सवाल है। इम्तियाज, आवाज आ रही है आपको? इम्तियाज से फिर से जुड़ेंगे, तब तक ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बताइए, कंटिन्यू कीजिए आप। लेकिन जिस तरीके से आप खबर ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि होटल के कर्मचारियों की ये गुंडागर्दी है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की गुंडागर्दी कस्टमर के साथ, जो कस्टमर आपके होटल को बुक करता है और उस होटल के कर्मचारी ही उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, पुलिस 150 मीटर पर मौजूद होती है और कुछ नहीं बोलती है, तो आखिरकार क्या मिली भगत है वहां के कर्मचारियों के साथ पुलिस की? क्योंकि अभी अमनीश ने भी बताया था, दिखाई थी खबरें और पूरे देश में वीडियो वायरल है कि किस तरीके से जो पुलिस है वो एक अपराधी को भगाती हुई नजर आ रही है। तो क्या प्रतापगढ़ की पुलिस सो रही है? 150 मीटर की दूरी पर है और इस तरीके से अगर वहां पर होटल के जो संचालक, क्या कहते हैं, संचालन में जो कर्मचारी मौजूद हैं, वो इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं वहां पर जो कस्टमर है जिसने उसको होटल को बुक किया है, और कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अखंड पहली बात होती है कि कस्टमर भगवान होता है और भगवान का रूप होता है, और जब भी कस्टमर आते हैं तो एक अच्छा व्यवहार अपनाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बड़ी बात, अगर आपको सबसे सबसे बड़ी बात बताए कि जिस तरीके से हर आए दिन ये देखा जाता है कि प्रतापगढ़ के होटलों में, अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया कि एक होटल है शहर के बीचों बीच, जो घटना घटित हुई है भी उसी के बगल ही होटल है, और उसके जस्ट बगल 2 से 2.5 महीने पहले वकील के साथ। ज्ञानेंद्र, कम से कम एक बात आपसे करेंगे, कम से कम होटल का नाम भी बताइए, प्रतापगढ़ की भी जनता जाने, आईबीसी के भी दर्शक जाने, कम से कम कौन सा वो होटल है जो कस्टमर बुक कराते हैं, जिन लोगों को जो बुक कराते हैं वहां पर इस तरीके का दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कम से कम वहां के बारे में लोग तो जाने कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके का, वहां पर अगर आप बुक कराने जाते हैं तो आपके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है।
बिल्कुल अखंड, देखिए मैं होटल का नाम सीधे ओपनली कर दे रहा हूँ कि मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन नाम आप कह रहे हैं तो मैं नाम सीधे ओपन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए स्पाइस वैली होटल का नाम है और शशांक होटल के नाम से जाना जाता है। नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर जो है होटल्स है और उसी के बगल जिंदर होटल है, उसी के बगल इसने होटल है। इससे कुछ दिन पहले भी एक इसने होटल में घटना घटित हुई थी और अब स्पाइस वैली में जो कि उसने पूरा का पूरा होटल बुक किया हुआ था, उसके क्या एंगेजमेंट थी, वो आया था, कुछ रिश्तेदारों को इसने बाहर से रिसीव किया और फिर उनको लिफ्ट के माध्यम से ऊपर ले जाना चाह रहा था। और वहां का गार्ड सीधी तौर पे पहले तो मना करता है, फिर अवज्ञा पे उतर आता है। पहली बात तो उसने अगर आपका पूरा का पूरा होटल बुक किया हुआ है तो आप खुद सोच सकते हैं कि सबसे महंगा होटल है शहर का, ये भी सोच लीजिए सबसे महंगा होटल है, 30 से 35 कर्मचारी वहां पे वर्क करते हैं। सेफ को नहीं जोड़ रहा हूँ, अन्य कर्मचारियों को नहीं जोड़ रहा हूँ। सोचिए 50 से ऊपर वहां कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रेस्टोरेंट और होटल वेटर्स को मैं कह रहा हूँ। वो लोग आते हैं, पहले गार्ड उसको धक्का देता है, उनके जो गेस्ट आए हुए थे उनके साथ अभद्रता करता है, फिर उसके बाद मैनेजर आता है, मैनेजर गाली गलौज करता है, फिर उसके बाद वो जो वेटर होते हैं उस युवक के ऊपर टूट पड़ते हैं और विधिवत उसे मारते हैं, उसके कपड़े तक फाड़ डालते हैं और फिर उसे होटल के बाहर फेंक देते हैं। जब युवक होटल के बाहर आता है, चिल्लाने लगता है, तब भी उसको मारा जाता है। सोचिए होटल के बाहर आने के बाद भी उसको मारा जाता है, युवक सड़क के बीचों बीच आके बैठ जाता है। यहाँ तक कि परिवार ने 112 नंबर भी डायल किया। 112 तकरीबन 8 से 9 मिनट की टाइमिंग होती है पहुंचने की, 20 मिनट बाद 112 पहुंचती है, आधे घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। 112 नंबर 20 मिनट बाद पहुंचती है और आधे घंटे बाद, जबकि 150 मीटर पे थाना कोतवाली नगर है। माफी चाहूंगा अखंड, बारिश होने लगी है, मैं अ, और 20 मिनट बाद जो है थाना कोतवाली नगर पहुंचती है, लेकिन फिलहाल उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और फिलहाल अभी तक युवक का जो तहरीर है, तहरीर तो युवक ने दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखना होगा कि प्रतापगढ़ पुलिस कितनी जल्दी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। मैं थोड़ा सा लीव हूँ क्योंकि बारिश होने लगी है, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने कस्टमर के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करें, और कस्टमर की बात नहीं है, आम जनता की बात है, आम नागरिक की बात है, और किसी भी नागरिक के जो कहते हैं ना कि उनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से जैसा कि ज्ञानेंद्र बता भी रहे थे, वहां पर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक होटल के कर्मचारी इस तरीके से किसी अपने ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और अगर जो उससे भी बड़ी बात है, जो बता रहे ज्ञानेंद्र की इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने उनकी जो तहरीर या एप्लीकेशन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या कारण है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और सभी लोगों के लिए कम से कम इस तरीके से आपके यहाँ होटल में या किसी भी आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कोई आम नागरिक आता है, देवतुल्य है, अगर आप उसकी देवता समान या आप नहीं उसको देवतुल्य मानते तो कम से कम उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार तो ना करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वहां पे लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने बुकिंग कर ली है तो जैसा वो चाहेंगे वैसा भी करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, देखने को मिलता है और चीजें बिगड़ जाती है, लेकिन किसी ने भी आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करें। ना सिर्फ होटल कर्मचारियों के लिए भी, ये बात होटल कर्मचारियों के लिए भी है, तो वही जो नागरिक है जो उसको बुक करता है उसके लिए भी है, लेकिन दोनों को जरूर ये देख करके चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार, मारपीट की बातें निकल करके सामने आ रही है तो पुलिस को कम से कम उन कर्मचारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है। लेकिन अगर ज्ञानेंद्र जैसा बता रहे हैं कि तहरीर के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।